हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी जितनी भी यूपीएससी ईपीएफओ की क्लासेस होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जाएंगी। तो आज उसकी क्लास नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। आप सबके एंड से डिमांड आई थी कि सर अकाउंटेंसी पढ़ा दीजिए, अकाउंटेंसी पढ़ा दीजिए। मैं आप सबको बता दूं यार, अकाउंटेंसी का जितना भी सिलेबस है वो सब कुछ भरपूर वीडियोस मेरे ना यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। प्रॉपर्ली आप उसको देख लीजिए, नो डाउट वो भी आपको सेपरेटली करा दिया जाएगा, ईपीएफओ एग्जाम के रिलेटेड करवा दिया जाएगा प्रॉपर्ली। लेकिन मैं चाहता था सबसे पहले जो टॉपिक्स अभी तक कवर अप नहीं हुए, जो टॉपिक्स अभी तक नहीं हमने पढ़े हुए, वो क्यों ना सबसे पहले पढ़े जाए। आप सबको बता दूं, आपने मे बी कहीं पॉलिटी पढ़ी होगी, कहीं पे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं दैट जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी आपका आ गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पढ़े होंगे। ये कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने टारगेट रखा है, क्यों ना आपको यही टॉपिक्स करवा दिए जाए, क्यों ना आपको यही प्रिपेयर करवा दिया जाए, ताकि आप सबको बाकियों के कंपैरिजन अपर एज मिल जाए। तो गाइस, इसलिए आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट जो लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड लेबर लॉस, आप सबको जैसे पता है इधर दो नाम लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है सर? एक लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, एक लिखा है लेबर लॉस। इन दोनों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे, अराउंड 9 to 10 लेक्चर्स इसके ऊपर बनेंगे कंप्लीटली पूरा। हम कंप्लीट आपको फुल फ्लेश सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा देंगे, जितना भी कंटेंट इसमें बनता होगा। अब गाइस बात करते हैं डेट्स लेबर लॉस। लेबर लॉस में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है कि जो इसका लीगल एस्पेक्ट है, इसमें क्या रहेगा आप सबको बता दूं, 2020 से पहले, ठीक है, अगर हम बात करें 2020 से पहले क्या हुआ करता था, हमारे 28 लेबर लॉस थे, 28 लेबर लॉस थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सिंपली गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको कंप्राइज कर दिया। किसमें कंप्राइज कर दिया? डेट इज 4 लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स में इसको कंप्राइज कर दिया। लेकिन ट्विस्ट इधर एक और चीज का आ गया। क्या ट्विस्ट आया? ये जो 4 लेबर लॉस तो उन्होंने एक तरह से कंप्राइज वे में इनको 4 में तो डाल दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए हमारे लिए एक दिक्कत वाली बात क्या हो जाती है, हमने ये 28 लेबर लॉस भी पढ़ने हैं और ये 4 लेबर कोड भी पढ़ने हैं, मतलब कि अराउंड 32 कोड्स प्लस लॉस हमने इधर पढ़ने हैं। लेकिन इधर भी एक और ट्विस्ट आ जाता है, जिसमें से सिंपली मैं देख रहा था अराउंड 10 लॉज ही ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं। बाकी अगर हम बात करें 20 लॉज कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एक एक पेज के ही हैं, उनके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रॉपर्ली तो मैं एमसीक्यूज के तरीके से भी कराऊंगा आज, लेकिन हम फोकस करने वाले हैं सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। हम आज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले कोशिश करेंगे आप सबका एक तरह से मन बनाया जाए, पढ़ाई की ओर आपको लेके जाया जाए, आपका एक तरह से इंटरेस्ट उजागर किया जाए इसके अंदर। इसलिए हम ये टॉपिक लेके आए, दैट्स योर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। देखो गाइस, जैसे कि आपको टॉपिक ही बता रहे हैं, ये आपका टॉपिक क्या है, दैट्स इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप टॉपिक है, आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडस्ट्रियल एंड रिलेशनशिप, दो वर्ड से बना है, दैट्स इंडस्ट्रियल एंड रिलेशनशिप। मतलब कि एक इंडस्ट्री के अंदर क्या रिलेशनशिप है। अब क्या बात हो रही है, कौन सा रिलेशनशिप भाई? तो इसमें बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इसमें बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन दैट इज योर एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन। इसमें बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर। कुछ ये रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करती हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चीज हमने पढ़नी है, दैट्स इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अब ये हमने क्यों पढ़ना होता है? मेन रीजन इज बेटर मैनेजमेंट। इसका रीजन क्या है? हमने बेटर मैनेजमेंट करनी है, ताकि हमें टाइमली कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता चले। हमें क्या हो जाए, टाइमली कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता चल जाए और हम उन्हें सॉर्ट आउट कर सके, हम उन्हें एक तरह से रेक्टिफाई कर सके, हम उन्हें अच्छी तरह पहचान सके और टाइमली बॉन्ड होते हुए इनके ऊपर एक तरह से डिसीजन लिया जाए। क्लियर है गाइस? ये कुछ मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं। अब देखो गाइस, होता क्या है, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन।
समझ लो ये आपकी आ गई ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक ये फर्म इंडस्ट्री आ गई। अब देखो इधर तो एक तरह से कोई पैसा लगाने वाला है, इन्वेस्टर है, या आप कह सकते हो एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट है। कौन है ये? इंडस्ट्रियलिस्ट। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब ये क्या करता है? सिंपली पैसा इन्वेस्ट करता है। अब आपको पता है एक कोई भी छोटी मोटी दुकान भी आप ले लो, आपके आसपास कोई किराना स्टोर होगा, आपके गली का ही जो छोटा मोटा दुकानदार होगा, वो भी अकेले उधर काम नहीं करेगा, उसने जरूर एक वर्कर रखा होगा। उसने क्या किया होगा? एक वर्कर रखा होगा, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाना आज के जमाने में कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए उसको लोगों की जरूरत पड़ती है। और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में हमने इनके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना है, इनके आपसी संबंध के बारे में बात करनी है कि कैसे अपने बीच में ये रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, क्या क्या ये एक तरह से अपने आप को किस तरह से अपने ऊपर हावी हो सकते हैं, क्या क्या इन्हें मेजर्स लेने चाहिए ताकि इनके बीच में कोई लड़ाई ना हो। ठीक है गाइस, तो चलो आगे बात करते हैं मैंने आज क्या लिखा है आपके लिए। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने इधर। दैट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कहता है that the industrial relationship comprised of two words, industry and relationship. The term industry refers to an productive activity in an organization in which the employees are engaged. On the other hand, the term relations refer to the relationship which exists within the industry between the management and employees. मतलब कि पहला एमसीक्यू हमारा इधर ही बना। हमारा पहला एमसीक्यू गाइस क्या बना? पहला एमसीक्यू ये बना, कहता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, उधर आ रहेगा टू डैश। आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो आपका उधर आंसर होना चाहिए सर द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। मतलब कि जो मैनेज कर रहा है, मे बी द मैनेजर कैन बी अ बिजनेसमैन, अ मैनेजर कैन बी अ इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो हाई लेवल्स के, और उनके अंडर जो वर्क कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं दैट्स योर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज within the organization setting is defined by industrial relationship. Industrial relation emerge directly or indirectly from management trade union relationship. ठीक है, तो ये कुछ आपको सिंपली बेसिक बताया जो इधर बताया गया था। अब ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लेना। ऑब्वियसली बात, आपका यूपीएससी का एग्जाम है और यूपीएससी में मैंने एक चीज देखी है कि उधर बढ़िया डेफिनेशन के रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन। तो उधर एक ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू ILO व्हाट दे हैव डिफाइंड द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो ये एज इट इज ईच एंड एवरी वर्ड आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड पहले लिखा है, क्योंकि उधर आपके पास बड़े ऑप्शंस होंगे, आसपास बस थोड़े से वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया होगा और कुछ नहीं। तो आईएलओ के अकॉर्डिंग क्या है, दैट द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ईदर स्टेट एंड एम्प्लॉयज, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, और द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट, इधर फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट ले सकते हो, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, और द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व्स। आप सबको बता दूं एक और चीज इसमें आप सबने याद रखनी है, दैट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है ना वो आपका थ्री पार्टाइट रिलेशनशिप है। थ्री का मतलब थ्री पार्टाइट रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? सर एक हमारी आ गई गवर्नमेंट, सर एक हमारी आ गई मैनेजमेंट, सर एक हमारे आगे वर्कर्स, इनके बीच में सर ये हमारा थ्री पार्टाइट रिलेशनशिप है। आगे बात करते हैं कुछ इसके स्कोप्स के रिलेटेड। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेरियस स्कोप फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। देखो इसको सिंपली थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये सिंपली मैं आपको इसकी हेडिंग बता दूंगा, बाकी आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर डीपली पढ़ सकते हो। मतलब की बात होती है इसका स्कोप कहां कहां तक फैला हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का। पहला बोलता है द लेबर रिलेशनशिप बिटवीन लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट। अभी जो मैंने आपको ब्लैक स्क्रीन पे सिखाया, मैंने आपको यही चीज बताई, ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप पड़ेगा? सर ये पड़ेगा लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सर ये पड़ेगा एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सर ये पड़ेगा द एम्प्लॉयज एंड द स्टेट इन मेंटेनिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, मतलब कि गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सर ये पड़ेगा द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट।
आप एक लड़ाई को कैसे मैनेज कर सकते हो बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट राइज। अगर एक लड़ाई हो जाती है, उनके जो आपसी संबंध है एक तरह से सुलझ नहीं पाते हैं, उनके बीच में कुछ मतभेद हो जाता है, मे बी वो कह रहे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, वो कह रहे कि नहीं हमारा इतना अभी टर्नओवर नहीं गया, हमारा इस टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन कम जा रहा है, तो उनको कैसे सुलझाया जाए। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वो चीज इसका स्कोप है। क्लियर है गाइस? आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं डेट जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईआर। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, इतना डिफिकल्ट इसमें मैंने डिफिकल्ट वर्डिंग्स तो लिखी नहीं है, जो बोर्ड लिखा है उधर से इसका मीनिंग पता चल जाता है। डेट एस्टैब्लिश एंड फॉस्टर साउंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब कि एक वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक साउंड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का इसका एक मेन मकसद है। दूसरा चीज, एक दूसरा मेन मकसद ना, ये याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइक से बचने के लिए। मतलब कि अगर आपने प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है, उसके ऊपर प्रॉपरली आप मॉनिटर कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप एक तरह से अवॉइड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स को, जो मे बी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है और जिससे आपको फर्दर लॉस भी हो सकता है। तो उन फर्दर लॉस से बचने के लिए ये आपको बचा सकता है। Keep as far as possible strikes and layouts and garrows at bay by enhancing the economic status। देखो, गैरोज ना सिंपली हिंदी वर्ड में आप ले सकते हो, गेरा डाल लेते ना, कि एक तरह से वर्कर्स गेरा डाल लेते हैं, तो गैरोज भी ऐसा ही वर्ड है कि वो क्या कहते हैं कि हमारी डिमांड्स फुलफिल करो, अगर आप फुलफिल नहीं करोगे हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सबको बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसके कारण ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम इसको टाइम टू टाइम देखते रहें। अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन अराइज हो रही है, अराइज होने से पहले ही हम इसके ऊपर एक तरह से प्रॉपर एक्शन ले चुके हों। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये अपॉर्चुनिटी भी देता है वर्कर्स को। देखो, इसी के कंसेप्ट के तहत हमने क्या किया, वर्कर्स को भी अपने डिसीजन मेकिंग में एक तरह से इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्वमेंट करने से क्या होता है, वर्कर्स को लगता है कि हाँ कंपनी हमारे बारे में सोच रही है, हमारे बारे में कुछ अच्छा भला सोच रही है, तभी उन्होंने हमें एक तरह से डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। साथ में ये कंपनी के लिए बेनिफिट होता है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से आइडियाज मिलते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उन्हें पता चलता है कि हाँ कौन सा बंदा ज्यादा टैलेंटेड है एंड सो ऑन। रेज प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस ही बात है, अगर ऊपर वाले 4 पॉइंट्स हम पढ़े, अगर ये 4 पॉइंट भी हम अचीव कर लें, एट द एंड इट रिजल्ट इन द रेजिंग द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी, रेज हो जाएगी, एंड टू कर्ब द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। मतलब कि जो बेफालतू की ये जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, ये अगर छुट्टियां मारते हैं, ठीक है, बेफालतू के एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उधर एक होता है एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। क्या होता है? एम्प्लॉय टर्न ओवर रेशियो। इस रेशियो का क्या मतलब होता है सर? इस रेशियो का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय आपकी फर्म में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी देर एग्जिस्ट करता है। मतलब कि आपको पता है, देखो, अगर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बड़ी जल्द ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चल जाओगे, मे बी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स या 1 ईयर। तो इंप्लॉय टर्नओवर रेशियो यही है जो बताता है कि एक एम्प्लॉय कितनी देर एक ऑर्गेनाइजेशन में टिकता है। दैट इज द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अब देखो, अगर हमारी टर्नओवर रेशियो बड़ी हाई है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो अगर हमारी बड़ी हाई है, इसका मतलब क्या है? हमारे इधर टिक नहीं रहा कोई। अगर कोई टिक नहीं रहा, ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट हमारी इंक्रीज क्यों हो जाएगी? ध्यान से समझना, कॉस्ट हमारी इसलिए इंक्रीज हो जाएगी सर, क्योंकि दैट हमारी कॉस्ट इसलिए इंक्रीज हो जाएगी सर, क्योंकि इंप्लॉयज जब नए आएंगे, जब हम नए इंप्लॉयज को हायर करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनको पहले हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा हाउ टू वर्क, आपका क्या क्या टास्क है, उनको बताना पड़ेगा टू whom दे आर रिस्पॉन्सिबल।
वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके लिए अथॉरिटी है उनके पास, किस किस की। तो ये सब कुछ उनको बताने में टाइम लगेगा, साथ में पैसा भी लगेगा, मनी भी लगेगी, और इससे ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है अगर पुराने इंप्लॉयज को आप रोक सकते हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है एस्टैब्लिश एंड नर्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी यूज्ड ऑन द लेबर पार्टनरशिप इन द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड मैनेजल डिसीजन। मतलब कि कहता है इससे क्या होता है कि आप एक तरह से डेमोक्रेसी भी ला सकते हो बिटवीन लेबर रिलेशनशिप इन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि मे बी आप उनके साथ प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, या मैनेजर डिसीजन में आप उन्हें इन्वॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। सोशलाइज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एज एन एम्प्लॉयर। तो आप एज ए गवर्नमेंट को भी एंगेज कर सकते हो। ऑब्वियसली आदर गवर्नमेंट तो नो हाउ कुछ ना कुछ एंगेज हुई होती है बाय लॉज, वो लॉज लाती है, तो उसके बाद तो वो एंगेज है ही है। वो बता देती है कि आपका मिनिमम वेज रेट कितना है, आपका मिनिमम टाइम वर्क कितना रहेगा, एक दिन में आपने कितनी देर काम करना है, आपकी एक तरह से वीकली कितनी छुट्टियां आपको एक तरह से एप्लीकेबल है। ये सब कुछ गवर्नमेंट भी एक तरह से इन्वॉल्व रहती है। तो ये सब कुछ एक तरह से हमारा क्या है, अगर हम एट द एंड बात करें, हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है इसका एट द एंड मेन रिजल्ट है कि हम में हार्मनी बनी रहे। किस किस में? सर गवर्नमेंट, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये इन तीनों में क्या रहे? हार्मनी रहे। ठीक है, देखो गाइस एंड में ना मैंने आज एमसीक्यूज भी लाए हैं आप सबके लिए, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत कुछ नया सीख के जाओगे, गारंटी से कहता हूं। बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखोगे जो कोई नहीं बताने वाला। आगे बात करते हैं, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हेल्प। ये भी सिंपल है, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है, आगे आप पढ़ सकते हो। मतलब कि अगर एक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमारा अच्छा है, एक इंप्लॉय और इंप्लॉय, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर, एक मैनेजमेंट और एक आपका ट्रेड यूनियन में अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है, उनमें अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, तो क्या होगा? सर अगर उनमें बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तो इनसे हमें सबसे पहले क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री में पीस रहेगी। मेन चीज क्या रहेगी हमारी इंडस्ट्री में? पीस रहेगी। पीस का मतलब शांति, हमारे इधर कभी स्ट्राइक नहीं होगी, इधर हमारे कभी लॉकआउट्स नहीं होंगे, हमारे इधर बेफालतू के लोग एक तरह से छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और हमें बाकियों से अपर एज मिल पाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी एक तरह से प्रोवाइड कर देता है लाइकवाइज पार्टिसिपेशन एट वेरियस लेवल्स, कि हम डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को वेरियस लेवल्स पे एक तरह से पार्टिसिपेट कराते हैं विद रिगार्ड टू डिसीजन दैट इफेक्ट्स वर्कर। इट इज मेनली द जॉइंट कंसल्टेशन दैट पेव द वे फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड सीमेंट रिलेशनशिप। तो एक तरह से अच्छा रिलेशनशिप लाने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए ये बेटर रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नए नए ऑप्शंस भी आते हैं जब हम इंप्लॉयज को एक तरह से अपने साथ एंगेज करते हैं। इट विल बी अ बेनिफिट टू द वर्कर। तो वर्कर्स के लिए भी बेनिफिट है, देखो ना ही सिर्फ वर्कर्स के लिए बेनिफिट है, बेनिफिट टू द मैनेजमेंट भी है। ठीक है, वर्कर्स के लिए क्यों बेनिफिट है? क्योंकि एक जो हमारा एक तरह से मैनेजमेंट है, वो कोई अनइथिकल वे फॉलो नहीं कर सकती। मेन चीज ये है, वो आपको एक तरह से ज्यादा काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती अगर एक वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये चीज याद रखना, क्योंकि एक तरह से उसे गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रेड यूनियंस की बात माननी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो मैनेजमेंट के लिए बेनिफिट है क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, और इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इधर लास्ट ऑप्शन आ गया। होप्स आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो इधर आता है, दैट इज अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ लिया ना, वो सिंपली क्या था, एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब सही बात स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अपने नोट्स बनाना यार, जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको एक तरह से अंडरलाइन रखना, हाईलाइट जरूर कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली उस तरह का एमसीक्यू आने वाला। बात करते हैं अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को देखने के अलग अलग नजरिए, किस किस नजरिए से आप इनको देख सकते हो। तो पहला नजरिया इसका यूनिटरी अप्रोच, अनदर वन इज अ प्लूरिस्टिक अप्रोच, थर्ड वन इज मार्क्सिस्ट अप्रोच, एक और पढ़ेंगे हम इसमें डेट जो सिस्टम अप्रोच, एक और हम पढ़ेंगे डेट जो सिस्टम के बाद हमारे सिस्टम को हम डनलप बोलते हैं, एंड द फिफ्थ वन डेट जो गांधीयन अप्रोच। ये 5 अप्रोच आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे, उसके लेक्चर को सम अप कर देंगे। बात होती है गाइस
मैंने इधर गांधीन और सिस्टम अप्रोच क्यों नहीं लिखा? वो मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड अप्रोचेस। मतलब नहीं, गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। कौन कौन से यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक, मार्क्सिस्ट। बाकी जो मैंने बोले वो इतने रिकॉग्नाइज्ड वे में नहीं है, ठीक है? ऐसे और भी बहुत ज्यादा है, तो इधर मैं आपको सिंपली इंपॉर्टेंट वंस करवा रहा हूं। तो बात करते हैं फर्स्ट वन, जो यूनिटरी अप्रोच। गाइस, अब यूनिटरी अप्रोच क्या कहता है, बात हमारे इधर बनती है। आप सबको होता है यूनिटरी अप्रोच, सब कुछ अपना नाम ही बता रहा है उसका। मतलब कि एक यूनिट, मतलब क्या हो गया? एक यूनिट, मतलब कि एक यूनिट होके वो काम करना। मतलब कि आपको पता, अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? हम इसमें पढ़ रहे हैं, एक मैनेजमेंट है सर, एक वर्कर्स है। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड वर्क एज ए कॉमन यूनिट फॉर ए कॉमन गोल। मतलब कि आप नोट्स बना रहे हो ना, सही सही बोलना, अगर नोट्स बना रहे हो ना, मुझे एक बारी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे सेंड कर, ठीक है? देखता हूं कौन कौन नोट्स बना रहे हो। याद रखना यार, ये एक जॉब है, एक ड्रीम जॉब रहेगी आप सबके लिए। सिंपली एक एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद हमारा क्या है, डेट जो इंटरव्यू, और आपके पास एक ऐसी जॉब होगी, एक ऐसी गेजेटेड जॉब होगी जिसमें आपकी अराउंड 80 to 90,000 की सैलरी मिलेगी। ये आपका सबसे बड़ा, कह सकते हो, मोटिवेशन फैक्टर है जी। 80 to 90,000। आप बैंकिंग सेक्टर के लिए जाते हो, बैंकिंग सेक्टर में इधर 90, 80, 90 हजार तक पहुंचने के लिए भी मेरे हिसाब से 9, 9, 10, 10 साल लग जाएंगे। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है? तो स्टार्टिंग सैलरी। तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, यूनिटरी अप्रोच कहता है आप सबने क्या करना है, एक यूनिट की तरह काम करना है, एक ग्रुप की तरह काम करना है, जिसमें आपका एक कॉमन गोल होना चाहिए। एक कॉमन गोल होना चाहिए, ये मेन मोटो है इसका, यूनिटरी अप्रोच का। तो क्या पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने लिखा है द डैट एज द नेम सजेस्ट, ठीक है? 2 मिनट। चलो, as the name suggests, the unitary approach can be seen as a method of bringing together the teamwork, common objective, individual strategy and mutual efforts of the individuals। मतलब कि यार इसमें मेन करेक्टरिस्टिक्स इसका रहेगा, दैट्स वन यूनिट। उसके बाद ये थ्योरी बिलीव करती है दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉन परमानेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट जो प्लूरलिस्टिक, मार्क्सिस्ट, वो कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इनएविटेबल। मतलब वो होने ही होने, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन यूनिटरी मेथड क्या कहता है? यूनिटरी मेथड कहता है दीज आर नॉन परमानेंट, आएंगे लेकिन कुछ देर के लिए आएंगे। इस अप्रोच के तहत द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक का मतलब है पेरेंट की तरह। पैटर्नलिस्टिक का मतलब क्या है? पेरेंट की तरह। मतलब कि एक जैसे मैनेजमेंट है और दूसरी आपकी कौन है? दैट इज अ वर्कर, ट्रेड यूनियन आप कह सकते हो। एक जो मैनेजमेंट है वो अपने वर्कर्स को एक बच्चों की तरह पालती है, उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं उनको फुलफिल करती है। और एट द अदर एंड जो वो वर्कर्स हैं वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देते हैं फॉर देयर पेरेंट्स, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका यूनिटरी अप्रोच में कौन सा अप्रोच फॉलो होता है। तो आपने याद रखना सब पैटर्नलिस्टिक, लाइकवाइज पेरेंट, एक पेरेंट की तरह काम करते हैं। दूसरी चीज, ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तीसरी चीज, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दीज आर नॉन परमानेंट, ये परमानेंट नहीं रहते, कुछ देर के लिए ही रहते हैं। आप इनको रिड्यूस कर सकते हो, इनको रोक सकते हो, अगर हम उनका कहना मान ले, प्रॉपरली नेगोशिएशन हो जाए। क्लियर है? तीन चीजें बता दी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। आगे, moreover, if everyone works towards the achievement of the common goal by maintaining peace and cooperation, it will lead to benefit everyone associated with the organization। कहता है कि अगर सभी मिलजुल कर काम करेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट होगा चाहे वो वर्कर्स होंगे, वो सबको बेनिफिट मिलेगा जो उसके साथ एसोसिएटेड है। मे बी एक तरह से जो हमारे वर्कर्स है उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल जाए,
एट द एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारे जो मैनेजमेंट है उनको और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कुछ एम्स हैं, ये आप देख सकते हो। क्या एम है इसके? कहते हैं टू क्रिएट प्रोडक्टिव, इफेक्टिव एंड हार्मोनियस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लो, ये वर्ड पूछा जा सकता है। कहता है कौन सा अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का जो हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता है? तो आपने बोला सर वो यूनिटरी अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? यूनिटरी अप्रोच। टू डेवलप अ ट्रस्टवर्दी, ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। टू क्रिएट अ कॉर्डियल वर्क इन्वायरमेंट, मतलब मिलजुल के काम करना है। टू रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना। यूनिटरी अप्रोच कहता है जो हमारे आउटसाइडर्स हैं उनको नहीं हम आने देंगे भाई साहब, उनको हम नहीं आने देंगे। मतलब कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, अदर गवर्नमेंट एसोसिएशंस हैं लाइक द ट्रेड यूनियंस एंड इनिशिएट्स डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, मतलब कि उनके ऊपर एक तरह से रोक लगाना यूनिटी अप्रोच का काम है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सर हमने यूनिटरी अप्रोच में क्या क्या पढ़ा? सर हमने यूनिटरी अप्रोच में पढ़ा, यूनिटरी अप्रोच कहता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में हमें एक यूनिट की तरह काम करना है, टू ए कॉमन गोल काम करना है। इससे क्या होगा? हम दोनों को बेनिफिट होगा। साथ में सर ये पैटर्नलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करता है, मतलब कि पेरेंट की तरह काम करता है, कि अपने वो बच्चों की तरह पालता है वर्कर्स को, उनकी प्रॉपरली सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। तीसरी चीज मैंने आप सबको बताई, इसमें हार्मोनियस नेचर रहता है। नेक्स्ट मैंने बात किया डेट ये क्या करता है, एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट को, ट्रेड यूनियंस को एक तरह से हमारे बीच में दखल अंदाजी करने में। और एक और चीज थी डेट हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट्स है दैट आर नॉन परमानेंट। ठीक है, क्योंकि अभी जो आगे दो पढ़ने वाले ना, उन दोनों में एक तरह से इनएविटेबल है, कहते हैं आप उसको टाल नहीं सकते हो, वो आना ही आना है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया यार। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट अप्रोच की, दैट्स अ प्लूरलिस्टिक अप्रोच। क्या कहता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच? आपने याद रखना दैट प्लूरलिस्टिक अप्रोच को हम ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी कहते हैं, एंड वाज प्रपोज्ड बाय फ्लैंडर्स इन 1970। दिस अप्रोच एक्सप्लेन्ड दैट द मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियंस आर द डिफरेंट एंड रोबूस्ट सब ग्रुप्स व्हिच अनएनिमसली फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू this approach, that it comprises of various individual organization which have their own aim, जिन सबका अपना अपना मकसद है, अपना अपना इंटरेस्ट है, अपनी अपनी लीडरशिप है। आप सबको भी मैंने पिछले क्या बताया? सर आपने यूनिटरी में बताया हमारा कॉमन गोल है, हम मिलजुल कर रह रहे हैं, सर हार्मनी के साथ रह रहे हैं। लेकिन प्लूरिस्टिक अप्रोच कहता है ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट सेगमेंट से बनी, ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर है, कोई इंप्लॉय है, कोई हाई लेवल मैनेजमेंट है, कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और भी बहुत कुछ है। उन सबका बना हुआ है, उन सबका ग्रुप है, उन सबका एक यूनियन है। उसके कारण इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होना है वो इनएविटेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू आने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे। कहता है प्लूरिस्टिक अप्रोच में जो आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी लड़ाइयां, वो इनएविटेबल है, आप उनको एक तरह से मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, आना ही आना है। क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट गेस्टर्स के बंदे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के बंदे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज के बंदे मिलेंगे। तो आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक सकते जनाब, नहीं रोक सकते। आपको इससे निपटने के लिए प्रॉपरली नेगोशिएशन अप्रोच करनी पड़ेगी। समझ रहे हो जो अभी तक मैंने बताया? ठीक है, करते हैं इसको क्लियर, फिर पढ़ते हैं आगे। दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग was considered to be the useful technique for resolving organization conflict, मतलब कि आपसे पूछा रहेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग किसमें होने वाली है, दैट्स अ प्लूरिस्टिक अप्रोच। क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को आप नहीं रोक सकते, दैट इज इनएविटेबल। ड्यू टू दिस द मैनेजमेंट रोल हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम imposition and control to influence and coordinating with the workers। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि कुछ हाइलाइट्स लिखे हैं इसे अप्रोच के रिलेटेड, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा मैंने। कहता है द ऑर्गेनाइजेशन शुड अपॉइंट पर्सोनल एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट टू एक्ट एज अ मीडिएटर between the management and the trade union
They need to look into the matters of staffing and provide consultation to the managers and the units and negotiate with both the parties in case of conflict. मतलब कि कहता है आप क्या करो, एक थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सन को लेके आओ। थर्ड पर्सन न्यूट्रल, जो एक न्यूट्रल होगा उसको आपने लेके आना है। वो क्या करेगा, आपके बीच में एक मेडिएटर का काम करेगा, आपके बीच में जितनी भी लड़ाइयां उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये याद रखना, इस मेथड को बोलते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन, इस मेथड को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। तो थर्ड पर्सन न्यूट्रल एक तरह से आएगा आपके बीच में, मेडिएटर की तरह आएगा और आप दोनों के पक्ष सुनेगा और एक तरह से उसके ऊपर डिसीजन देगा। द ऑर्गेनाइजेशन should ensure that trade unions get recognized and the union leaders can perform their duties freely. तो ये जो है प्लूरिस्टिक अप्रोच में ट्रेड यूनियंस के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जाता है। कहता है आपके पास हक है, राइट है कि आप ट्रेड यूनियन बनाओ। आपने अच्छा ट्रेड यूनियन बना ली, चलो अच्छी बात है, ट्रेड यूनियन तो चलो बना ली, साथ में आप उधर फ्रीली वर्क कर भी पा रहे हो कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट the organization can avail the service of the external agent for the settlement of such issues. ये अभी जैसे हमने बात करी, that is arbitration. ठीक है, क्लियर है। The manager should resolve the collective bargaining agreement when there is a need for negotiation and settlement with the trade union. तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि एक बार फिर से हम प्लूरिस्टिक अप्रोच पढ़ लेते हैं। सब प्लूरिस्टिक अप्रोच कहता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से बनी है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल से बनी है। यूनिटरी कहता था ये सब एक ही है। कहता है ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के बंदे आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बंदे आ रहे हैं, तो उसके कारण जो हमारी लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, दैट इज इनएविटेबल। आप उसको टाल नहीं सकते, वो होगी ही होगी। तो इसलिए उसके लिए आप तैयार रहो। और इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे कर सकते हो, बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, दैट इज थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सन को हम एक तरह से नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। वो क्या करता है, हमारे बीच में सुलह कराता है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज जो मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है, मार्क्सिस्ट की थ्योरी पढ़ी है, तो आपको याद होगा मार्क्सिस्ट जो थे वो रेडिकल अप्रोच के ऊपर काम करते थे। वो किसके ऊपर काम करते हैं, रेडिकल अप्रोच के ऊपर काम करते हैं, दैट इज मार्क्सिस्ट। अब रेडिकल अप्रोच क्या है, अगर आप सबने नहीं पढ़ी, आप सबको मैं बताता हूं। रेडिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन ए कंसेप्ट दैट देयर इज वन एक्सप्लॉइट एंड एक्सप्लॉइटर। एक होगा एक्सप्लॉइट करने वाला, एक होगा एक्सप्लॉइट होने वाला, या आप कह सकते हो एक होता है हैव, एक होता है हैव नॉट वाला, ये भी कह सकते हो आप। मतलब कि एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास कुछ है, एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास कुछ नहीं है। मतलब कि इधर हम हैव में डाल सकते हैं दैट्स इंडस्ट्रियलिस्ट, हैव में किसको डाल सकते हैं, दैट इज योर इंडस्ट्रियलिस्ट। उधर ही हैव नॉट में डाल सकते हैं दैट्स योर वर्कर। इसमें कहता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। वो वर्कर्स को क्या करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लॉइट। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कौन सी अप्रोच में कैपिटलिस्ट अप्रोच को एक तरह से रिकॉग्निशन दी है। कैपिटलिस्ट अप्रोच किसमें है, बोला आपसे मार्क्सिस्ट अप्रोच में, क्योंकि इधर एक हैव है, एक हैव नॉट है, एक एक्सप्लॉइटर है, एक एक्सप्लॉइट होने के लिए आया है। तो वो कौन सी अप्रोच है, दैट्स अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। क्लियर है। तो अभी स्कोर पढ़ लेते हैं, मैं बताता हूं इसमें क्या पढ़ना। और हाँ, द अजम्पशंस क्या रहेंगी इसकी। कहता है हाउएवर द प्लूरिस्टिक believes that conflict is inevitable, इसमें भी inevitable है, पिछली वाली भी inevitable थी। Marxist sees it as a product of a capitalist society। ऑब्वियस बात है, इधर घमंडीपन आ गया, एक तरह से पैसा आ गया। जब एक तरह से पैसे की बात होगी तो कॉन्फ्लिक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो, ये एक प्रोडक्ट है, आपको इस सोसाइटी में मिलेगा ही मिलेगा। कहता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव कंपीटिंग इंटरेस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट बिकॉज ऑफ द डिवीजन विद इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन होने के कारण, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक वर्कर है, एक दूसरे को वो मानते हैं कि इंडस्ट्रीज एक तरह से घमंडी टाइप हो जाते हैं, एक तरह से प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। तो उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आर ए सिग्निफिकेंट एंड नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अंडर कैपिटलिज्म, मतलब कि इसमें तो कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट यार आप टाल ही नहीं सकते हो, ये चीज बात हो रही है इधर। Understanding the conception of capitalist society, capitalist accumulation process and the pertaining social relationship give a better overview of the industrial relationship.
मार्क्सिस्ट थ्योरी एज्यूम दैट द सर्वाइवल, हाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये लाइन मैं पढ़ रहा था, एक बार एमसीक्यू आ चुकी है बीबीए के एग्जाम की, एक तरह से मैं पेपर खुल गया था उधर, तो उधर मैं देख रहा था, किसी यूनिवर्सिटी का था। कहता है सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉयज विदाउट एनी वर्क इज मोर क्रूशियल देन द सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉयर विदाउट द लेबर। कहता है एक एम्प्लॉयज का बिना काम के रहना, सर्वाइव करना क्रूशियल है एज कम्पेयर टू द सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉयर विदाउट द लेबर, एम्प्लॉयर लेबर्स के बिना। ठीक है, ये लाइन याद रखना मेरी। नेक्स्ट अप्रोच पढ़ लेते हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं था। दैट गांधी अप्रोच हमारे महात्मा गांधी जी ने दी है। आप सबको पता है महात्मा गांधी जी के दो सबसे बड़े हथियार थे, डेट जो सत्याग्रह है एंड नॉन वायलेंस, तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? डेट जो सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। कहता है इस अप्रोच के तहत आपके बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, आपके बीच में जो फ्रेंडशिप होनी चाहिए, दैट शुड बी इन ए नॉन वायलेंट वे। अगर आप स्ट्राइक्स करते भी हो तो करो, अपना हक मांगते भी तो मांगो, लेकिन वायलेंट वे में नहीं जाना। आपने कहना है वायलेंट वे में नहीं जाना, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराना है अकॉर्डिंग टू गांधीयन अप्रोच। आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में, दैट जो डनलप सिस्टम थ्योरी। देखो, अगर तो आपको अप्रोचेस में बात करें, अप्रोचेस में से नाम दिया गया सिस्टम थ्योरी, और ये सिस्टम थ्योरी डनलप ने दी, याद रखना। किसने दी है? जॉन डनलप। कौन सी ईयर में दी? सर 1958। कौन से ईयर? 1958। अब इस थ्योरी के तहत क्या कहता है? देखो, जैसे इसका नाम ही क्या, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? डेट ऑल वर्क्स एज ए सिस्टम, एज ए प्रॉपरली। जैसे हम बात करें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैं बात करूं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोला जाता है? सर क्योंकि उसमें एक स्टमक है, ठीक है। सर उसमें एक आप कह सकते हो लीवर है, सर उसमें ऑसिफोगस है, फूड पाइप है, इंटेस्टाइन्स है, बहुत कुछ है। तो ये प्रॉपरली कलेक्टिवली इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के एक तरह से हार्मनी के साथ काम करते हैं। वैसे ही ये सिस्टम थ्योरी कहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 एक्टर्स हैं, कलाकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्टर अकॉर्डिंग टू डनलप थ्योरी। तो हमारी थ्योरी में, सिस्टम थ्योरी में कितने एक्टर्स हैं? सर 3 एक्टर्स हैं। कौन कौन से 3 एक्टर हैं? सर एक हमारा आ जाता है डेट जो मैनेजमेंट, सर एक हमारा एक्टर आता है डेट जो वर्कर्स, सर एक हमारा एक्टर आता है डेट जो गवर्नमेंट। ये 3 एक्टर आ जाते हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट। डेट एक्ट अकॉर्डिंग टू द, इनके ऊपर इंफ्लुएंस कौन करता है? सर इनके ऊपर इंफ्लुएंस करता है डेट जो टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर एक्ट करता है सर मार्केट, सर इसके ऊपर एक्ट करता है पावर, ये कुछ एक्सटर्नल पावर्स है। सर इसमें एक्ट करते हैं डेट जो आइडियोलॉजी, ये कुछ आइडियोलॉजी है, हमारी थिंकिंग्स है जो हमारे ऊपर एक तरह से एक्ट करती है, और हमें इनके अकॉर्डिंग एक तरह से वर्क करना पड़ता है। दैट इज डनलप थ्योरी। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ डनलप थ्योरी मैंने क्या लिखी है, ठीक है। मतलब कि आपने याद रखना है गाइस, डनलप थ्योरी में हमारे 3 एक्टर्स हैं। कौन है? 3 एक्टर्स। कौन कौन से? ATMPI, याद रखना। मतलब अकॉर्डिंग टू डनलप थ्योरी, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ATMPI। ए क्या है? एक्टर्स, दैट इज एम्प्लॉय, वर्कर एंड गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजी कंटेक्स्ट, मार्केट कंटेक्स्ट, पावर कंटेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी कंटेक्स्ट। ये सब कुछ इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, बाइंड अप करती है। दैट इज डनलप थ्योरी। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इसमें यही आ सकता है यार, कौन सा आपने उधर ऐसे लिखने जाना है, आपने वो थोड़ी पढ़ना है कि डनलप थ्योरी ऐसे लिख के आओ 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया। उधर आपको सिंपली एक एमसीक्यू आना है। एमसीक्यू क्या आने वाला है? दैट डनलप थ्योरी कौन से ईयर में आई थी? आपने बोला सर 1958 में आई थी। आपने कहना है डनलप ने किस कौन सी थ्योरी थी? सर आपने बोला सिस्टम थ्योरी दी थी। आपने बोला है सर डनलप ने थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या एक तरह से इक्वेशन बनाई थी? सर उसकी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या थी? ATMPI, that's your actor, technology, manage, that's your market, power and ideology। ये कुछ इसके फंक्शन है जिसके ऊपर एक तरह से डनलप ने बोला एक तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डिपेंड रहती है, जिसके फंक्शन के ऊपर एक तरह से हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है वो डिपेंड रहती है। ठीक है गाइस,
क्लियर है? होप सो क्लियर होगा। अब कुछ एमसीक्यू को चलते हैं। ये आपके सामने डनलप थ्योरी है, उसकी डायग्राम है, जैसे आप सब देख सकते हो। ये इधर हमारे बने हैं डेट्स योर गवर्नमेंट, ये बनी हमारे बिजनेस, ये हमारा बना लेबर क्लास, और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से सेक्टर जो हमें बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फिगर है इसकी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसे इसका आंसर सामने ही है, दैट इट डैश कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एट एन इंडस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ये तो बड़ा आसान था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं डैश इज अ कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वर्क वेज अर्नर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एडवांसिंग द कंडीशन ऑफ द वर्किंग लिव्स। तो क्या आएगा इसका आंसर? कहता है कंटिन्यूस एसोसिएशन, इज एसोसिएशन वर्ड आ गया। एसोसिएशन वर्ड किसके रिलेटेड आ जाएगा सर? इट इज रिलेटेड टू योर ट्रेड यूनियन। ये किसके रिलेटेड आ गया? ट्रेड यूनियंस के रिलेटेड आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु आर नॉट द एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के कौन से इसमें से एक्टर्स नहीं है? तो बात की जाए तो सी ऑप्शन, दैट्स अ कम्युनिटी एंड कल्चर एसोसिएशन इज आर नॉट द एक्टर्स ऑफ अ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है, हमने रिलेशनशिप पढ़ा, वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, एम्प्लॉयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, गवर्नमेंट एंड द स्टेट में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो कहता है इसमें से कौन कौन सा एक तरह से अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का? सर हमने गांधी अप्रोच भी पढ़ा, सर हमने सिस्टम अप्रोच भी पढ़ा, सर हमने यूनिटरी अप्रोच भी पढ़ा। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन। तो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डू नॉट इंक्लूड। कहता है इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है? कहता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आर द आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज। Industrial relationship promote the skills and the method of the adjustment and cooperation with each other. Industrial relationship create complex rules and regulations to maintain cordial relationship. Industrial relationship create an environment of distrust and conflict. तो ये इसका सही रहेगा, that इसमें ये चीज इंक्लूड नहीं की जाती। यार हमने तो कॉन्फ्लिक्ट रोकने का काम करना है ना, हमने तो अपने बीच में जो डिस्ट्रस्ट है उसको रोकने का काम करना है। हमने ये नहीं करना कि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हमारे में अराइज हो रहे हैं, हमने उनको रोकना है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन का करेक्ट वन, क्योंकि डू नॉट था। Question number 6, that the behavior, action and role of the individuals are primarily shaped by the cultures of the society is the basic assumption in the। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है that behavior, action and role कौन किस में था? अभी ध्यान से पढ़ो, लास्ट अभी हमने पढ़ी, दैट्स अ डनलप थ्योरी। डनलप थ्योरी इज योर सिस्टम अप्रोच। इसमें आपके एक्शंस भी थे, एक्टर्स वाइज आप कह सकते हो, उनका रोल था प्रॉपर्ली, वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं, वो सब कुछ हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following approach assumes that understanding of industrial relationship requires understanding of capitalized society। कैपिटलाइज सोसाइटी की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कैपिटलाइज सोसाइटी का मतलब क्या है। एक हमारा जो है एक्सप्लॉइटर होगा इसमें, जो एक्सप्लॉइट करने वाला है, और एक हमारा जो एक्सप्लॉइट होने वाला है। तो एक्सप्लॉइटर कौन हो गया सर? इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया। और सर जो एक्सप्लॉइट होने के लिए आया है वो कौन है सर? वो वर्कर है। तो एक तरह से हमारा ये जो है कैपिटलिस्ट अप्रोच किस में पड़ता है? दैट्स अ मार्क्सिस्ट अप्रोच में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस से ही नाम पे चला सर, नॉन वायलेंस दैट इज गांधीयन अप्रोच। हमारा वो कौन सा अप्रोच है? गांधीयन अप्रोच है। क्लियर है गाइस? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने इधर डिस्कस कर लिए, कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको इधर बता दी। आप सबको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंपली 8-9 लेक्चर्स इसके ऊपर आएंगे। अब उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और लेबर लॉस हम कंप्लीट कर देंगे। होप सो यार आज आपको थोड़ा बहुत भी समझ जरूर आया होगा, क्योंकि ये आप सबके लिए एक नया टॉपिक है। नो डाउट आपको मे भी कुछ बोरिंग टाइप भी लगा होगा, लेकिन यार सबसे बड़ी मोटिवेशन ना इसकी सैलरी है। तो इस सैलरी को एक तरह से अपने स्टडी टेबल पे लगा लो आगे, कि मैंने ये पाना है। ये जो 500 पोस्ट निकली है, इसमें एक पोस्ट मैंने अपने नाम करनी, और उस पोस्ट के सपने देखना स्टार्ट कर दो। जब आपने ये सपना देखना स्टार्ट कर दिया ना, वो मंजिल दूर नहीं रहेगी, वो मंजिल पाने में और भी मजा आने वाला है। तो गैस मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अभी तक इसकी एग्जाम डेट चाहे नहीं है, लेकिन ऐसे पढ़ो कि जून में इसका एग्जाम, ऐसे पढ़ो, ऐसे तैयारी करो कि जून में हम तबाही मचाने के तैयार। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में। तो आप सबको बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बहुत जल्द आपके साथ हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक आप लेक्चर नंबर 1 प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए, प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए, प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट्स बनाने की तैयारी करना, ताकि एग्जाम से पहले हम 10 दिन पहले इसको प्रॉपर्ली रिवाइज भी कर सके। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।